हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 8th में हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, एयर और वाटर पॉल्यूशन के बारे में। किस तरह से हमारी वायु प्रदूषित हो रही है, उसको प्रदूषित करने के क्या क्या कारण हैं, किस तरीके से प्रदूषित हो रही है, और जल का प्रदूषण कैसे बढ़ता जा रहा है, और किस तरीके के जल के लेवल का जब उसको डिग्रेड हो जाता है तो किस लेवल पे आने के बाद हम कहने लगते हैं कि हमारा जल जो है वो प्रदूषित हो चुका है। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज हम अपने देश की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा के बारे में डिस्कस करेंगे। गंगा, जिसको हम गंगा माता या गंगा मैया भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। उसमें प्रदूषण का स्तर किस तरीके से बढ़ने लगा, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, जल प्रदूषण के बारे में आप सभी ने पढ़ा कि जब पानी हम लोगों के पीने के योग्य ना रह जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब जल जो है, यानी कि जो वाटर है, वो प्रदूषित होने लगा है। देखिए, हमें जितने भी हम क्रियाकलाप करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, अगर हम ये सोचें कि जैसे वायु के बिना, जैसे प्राणदायी वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से जल के बिना भी मनुष्यों का ही नहीं, अन्य जंतुओं का भी जीवन जो है वो संभव नहीं है। लेकिन मनुष्यों के द्वारा क्या किया जाता है, जो वाटर है उसको पॉल्यूटेड किया जाता है जाने अनजाने। क्या क्या तरीके, किस किस कारण से वाटर पोल्यूशन हो जाता है, उसके बारे में मैंने बात करी थी आपसे कि 2 तरीके से हो जाता है वाटर पोल्यूशन। जल का प्रदूषण 2 तरीके से हो जाता है। एक तो प्राकृतिक कारणों से जल का प्रदूषण हो जाता है। प्राकृतिक कारणों से मतलब ये है कि जिसमें मनुष्य को की कोई भूमिका नहीं होती है। जो एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं वो, या जो जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, वो जल को प्रदूषित कर देते हैं। और जल जो है वो, जल यानी कि जिसको हम पानी कहते हैं, वो पीने योग्य नहीं रह जाता। बहुत पुरानी लाइन है कि जल ही जीवन है, यानी कि पानी का ना होना और जीवन का ना होना दोनों बराबर बातें हैं। पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जल मौजूद है, यहाँ पे पानी पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे जीवन है। अन्य ग्रहों पे अभी भी जीवन की कोई खोज नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि अन्य किसी भी ग्रह पे पानी नहीं है, तो यानी कि जहाँ पे पानी है वहीं पे जीवन है। तो इसको, ये गंदा होता जा रहा है। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से में गंदा नहीं था, लेकिन कुछ जैसे हम लोगों के दैनिक जीवन के कुछ कार्य हैं, जैसे हम लोग कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट से नहाते हैं, साबुन से, तो इससे सबसे जो पानी है, आप सबको पता है कि जो आपके बकेट में जो पानी होता है वो पानी और नहाने के बाद जो पानी गिर रहा है, क्या वो सेम होता है? वो गंदा हो चुका होता है। ठीक है, उसमें साबुन का भी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि साबुन के कारण भी पानी गंदा हो जाता है। लेकिन ये पानी अल्टीमेटली जाता कहाँ है? हमारे जमीन के अंदर ही चले जाता है, या सीवेज के रूप में, वेस्ट वाटर के रूप में हो जाता है, जिसका हम दोबारा से फिर यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज में। तो उससे क्या होता है? उससे जल की गुणवत्ता, जिसे कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, उसका रंग भी बदल जाता है, उसकी गंध यानी कि स्मेल भी चेंज हो जाती है। जैसे सीवेज वाटर है, आपका वाहित मल है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, विषैले टॉक्सिक केमिकल्स हैं, और अलग अलग बहुत हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे गोबर है, पानी में मिक्स हो जाते हैं तो उससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को हम जल प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, about 3,684 million liters of sewage is produced in Delhi in a single day. एक ही दिन में, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कहता है कि 3,684 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज निकलता है केवल दिल्ली शहर में, जो हमारे देश की राजधानी है। और ये जो बैक्टीरिया की हम बात करें, किस तरह से सूक्ष्म जीव जल को प्रदूषित करते हैं, ये जो कोलाई बैक्टीरियम है, एस्चेरिशिया कोलाई, विच इज प्रेजेंट इन द फीसेस ऑफ ह्यूमंस
and other living organisms is used as an indicator organism for water contaminated with feces. इसको यूज किया जाता है संकेतक के रूप में. इसकी प्रेजेंस, पानी में इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस से ये अंदाजा लगाया जाता है कि जो वाटर है वो कितना लेवल तक कंटामिनेटेड है, क्योंकि ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? ये बैक्टीरिया मनुष्य की वेस्ट मटेरियल में पाया जाता है, ठीक है, और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ये पाया जाता है. तो संकेतक के तौर पे इसका यूज किया जाता है ताकि कितने लेवल तक फीसेस है उस वाटर में उसका पता लगाया जा सके. अब हम बात करेंगे आज, अब रिवर गंगा की एक केस स्टडी लेते हैं कि उसमें किस किस तरीके से वाटर पोल्यूशन हो रहा है. सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, अ केस स्टडी ऑफ रिवर गंगा. जल कैसे प्रदूषित हो जाता है इसके बारे में एक स्पेसिफिक स्टडी करेंगे हम, एक केस स्टडी की तरह उसको लिया जाएगा किस किस तरीके से. व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? अब उसके अनुसार वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन उसके अनुसार द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू वाटर विच चेंजेस इट्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस का पानी में मिल जाना जो पानी का फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को बदल दें, वो क्या कहलाएगा? आपका जल प्रदूषण कहलाएगा. तो गंगा जो है वो हमारे भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है, बहुत महत्वपूर्ण नदियों में से एक है. ये अधिकांश तौर पे ये गंगा का उद्गम कहाँ से है? हमारे खुद के राज्य से, हम लोगों के उत्तराखंड से ही इसका उद्गम है और ये यहाँ से होते हुए पूरे भारत में जाती है, ठीक है. तो ये बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे गंगा नदी भी, हम ये कह सकते हैं कि गंगा नदी वहाँ के लोगों का पोषण करती है. करोड़ों व्यक्ति, करोड़ों संख्या में हम करोड़ों कह सकते हैं कि करोड़ों लोग अपनी डेली, दैनिक आवश्यकताओं की जरूरत के लिए, पूर्ति के लिए या जीवन को चलाने के लिए, जीविका के लिए गंगा नदी पर ही निर्भर हैं. और WWF विश्वव्यापी कोष, उनके द्वारा किए गए स्टडी में ये पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिसका अस्तित्व खतरे में है. हमें लगता है कि बहुत कलकल करके बह रही है, बहुत पानी है, लेकिन वो मुश्किल में है. The substances that pollute water are called water pollutants. ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जो पानी को प्रदूषित कर देते हैं वो जल प्रदूषक कहलाते हैं, जिसमें आपका सीवेज, मुख्यतः कौन कौन सी चीजें आती हैं? सीवेज आता है, वाहित मल, टॉक्सिक केमिकल्स आते हैं यानी कि जहरीले रसायन, सिल्ट, ये सारे जो है वाटर पॉल्यूटेंट्स के उदाहरण हैं. What are the sources of water pollution? वाटर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं और मैन मेड सोर्सेज भी होते हैं, यानी प्राकृतिक कारण भी हैं जल को प्रदूषित करने के, और मनुष्यों द्वारा भी कारण जो है बन गए. तो लेट्स एक्सप्लोर द आंसर टू दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस का हम आंसर, उसके बारे में हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर ये वाटर पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, और इसके लिए हम रिवर गंगा को एक एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के समझने की कोशिश करेंगे. आप सभी जानते हैं कि गंगा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होली रिवर्स में से एक है. गंगा नदी ये कह सकते हैं हम कि पवित्रतम नदियों में से एक है. होली रिवर का मतलब पवित्र नदियों में से एक है, पवित्रतम कह सकते हैं. सबसे ज्यादा हमारे भारत में अगर किसी भी नदी को मान्यता है, गंगा नदी को ही पवित्र नदियों की कैटेगरी में रखा गया और उसमें ये टॉप मोस्ट पे है, क्योंकि उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे भारत की संस्कृति में भी, सभ्यता में भी, और इस समय में भी हम इसके योगदान को देखते आ रहे हैं. करोड़ों लोग इससे जो है अपनी जीविका चला रहे हैं. बहुत सारे लोग इसके ऊपर ही कह सकते हैं कि करोड़ों लोगों का जीवन ही गंगा नदी पर निर्भर है. इट सपोर्ट्स द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न, उत्तरी जो मैदानी क्षेत्र है
उसमें बहुत सारे करोड़ों लोग इस गंगा नदी पर ही अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि ये जो गंगा नदी है, जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के जीवन के लिए, उतनी ही ज्यादा अब ये पोल्यूटेड हो रही है। क्या हो रही है? पोल्यूटेड, यानी कि अब वो प्रदूषित नदियों की कैटेगरी में आ गई है। कल के सेशन में हमने चर्चा की थी कि गंगा नदी का पानी एक ऐसा पानी है, सब लोग उसको अपने धर्म के कार्यों के लिए, पूजा पाठ के लिए और अलग अलग रीजन से डब्बे में भर के ले आते हैं, उसको हमेशा ही बंद करके रखते हैं, फिर भी किसी प्रकार की स्मेल नहीं होती उसमें, बहुत बहुत समय तक वो शुद्ध बना रहता है, ठीक बना रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उस नदी में भी। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय द WWF, विश्वव्यापी कोष के द्वारा की गई स्टडी ये बताती है कि गंगा जो है वो, उसका अस्तित्व खतरे में है। गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में बहुत सारी नदियों के साथ साथ टॉप 10 नदियां जो उनका अस्तित्व खतरे में है, उसमें से गंगा भी एक है। तो रिवर गंगा जो है प्रैक्टिकली बहुत सारी जगहों पे डेड हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पे वो डेड हो चुकी है। द रिवर गंगा इज प्रैक्टिकली डेड एट मेनी प्लेसेस। दिस इज बिकॉज द पोल्यूशन लेवल्स इन द रिवर आर सो हाई दैट इट कैन नॉट सपोर्ट एनी लाइफ फॉर्म। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि पानी तो है, लेकिन वो पानी शुद्ध नहीं रहा, अशुद्ध हो चुका है और इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुका है कि वो किसी प्रकार के जीवन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ना। द पोर्शन ऑफ द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ कानपुर, इसके लिए अगर हम कानपुर शहर के एग्जाम्पल को ले लें, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का जो शहर है, उसमें गंगा बहती है कानपुर के बीच से। लेकिन वहां पे प्रदूषण का स्तर, क्योंकि कानपुर औद्योगिक शहरों में से एक है, हमारे देश में कानपुर को औद्योगिक शहरों की श्रेणी प्राप्त है, वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। तो इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है कि वहां पे कोई भी जीव उससे कोई सपोर्ट नहीं पा रहा है, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है गंगा नदी से। क्यों? क्योंकि वहां की उस पोर्शन में जो नदी है वो इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है कि उसको हम कह सकते हैं कि कंप्लीटली डेड हो चुकी है। द पोर्शन ऑफ द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ कानपुर इज अ स्ट्रेच, वो एक ऐसा कानपुर वाला स्ट्रेच है गंगा नदी का, दैट इज कंप्लीटली डेड, जो कंप्लीटली डेड, जिसको हम कह सकते हैं कि निर्जीव हो चुकी है। कंप्लीटली डेड का मतलब क्या है? कि वो निर्जीव हो चुकी है। निर्जीव का मतलब कि उसके अंदर अब जीवन कोई नहीं पनप पा रहा है, ठीक है, वहां पे कोई जीवन नहीं पनप पा रहा है, ठीक है। तो जिन शहरों से, जिन बस्तियों से होकर के जो हमारी गंगा नदी है वो निकलती है, तो जिस जगह से निकलती है हर जगह पे, हर शहर में क्या मिल रहा है उसको? प्रदूषण। कहने को तो वो पवित्र नदियों में से एक है, लेकिन क्या उसको पवित्र नदियों का सम्मान मिल रहा है? हमको खुद व्यक्तिगत तौर पे ये सोचना होगा कि जिसको हम पवित्र नदी कह रहे हैं, क्या उस पवित्र नदी को हम वो सम्मान दे पा रहे हैं? जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं, तो क्या गंगा नदी को, लोग कहते हैं कि गंगा नदी में शरीर के साथ साथ मन का पाप भी धुल जाता है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें कूड़ा कचरा गंदगी जिस शहर से जा रही है, हर शहर में वहां पे उसको डंपिंग के तौर पे किया जा रहा है। सारी इंडस्ट्रीज का वेस्टेज है वो भी उसी में जा रहा है, कूड़ा कचरा भी उसी में जा रहा है। अब जैसे हरिद्वार में रोक लगा दी गई कि फूल नहीं फेंकने हैं, बहुत सारी चीजें, आप देखिए कि वहां पे हर की पैड़ी जो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है धार्मिक तौर पे भी और हमारे ऐतिहासिक तौर पे भी, वहां पे भी बहुत सारी गंदगी जो है वो नदियों में बहाई जाती है। जगह जगह पे जाल भी लगाए गए हैं कि किसी तरीके से इस गंदगी को आगे बढ़ने से रोका जा सके और उस गंदगी को जो मिक्स नहीं होती पानी में, है ना, जो फिजिकल होता है, पानी है, पन्नी है, प्लास्टिक है, कैन है, बहुत लोग, मतलब इतना होता है कि लोग चिप्स खा के उसका पैकेट भी कहाँ फेंक देते हैं? पानी में,
नदी में, है ना। और पेरेंट्स भी ये नहीं बोल पाते हैं बच्चों से कि हाँ चिप्स का पैकेट नदी में नहीं फेंकना है। तो शुरू से ही बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि कूड़ा फेंकने की जगह कहाँ है ना। जब इस तरीके से समझाया जाता है तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा जागरूकता बढ़ती है। तो इस तरह से हम कानपुर शहर की बात कर रहे थे, क्योंकि हम बात करें केस स्टडी रिवर गंगा की, तो कानपुर शहर का स्ट्रेच जो है रिवर गंगा का, वो कंप्लीटली पूरे तौर पर निर्जीव हो चुका है। निर्जीव का मतलब ये है कि वहां पे प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा है कि इसके पानी में, जो कानपुर वाला स्ट्रेच है, उसमें जो जलीय एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो जलीय जीव हैं, वो जीवित नहीं रह पाते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां के पानी में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ऑक्सीजन का लेवल उस पानी में, घुलित ऑक्सीजन, जो सॉल्युबल ऑक्सीजन है, जो जीवित रहने के लिए जरूरी है किसी जीव के लिए, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। ठीक है। तो what has led to such a condition of river गंगा? रिवर गंगा की ऐसी परिस्थिति आ गई, इसके लिए क्या रीजंस थे, क्या कंडीशन ऐसी थी जिसके कारण ये परिस्थितियां आई? तो वो परिस्थितियां ये थी कि डंपिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज इनटू द रिवर। जिसने कूड़ा फेंका, जिसने गार्बेज को उसमें ड्रेन किया, उसको लग रहा था कि केवल मैं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसे एक एक करके बहुत सारे अनगिनतों व्यक्तियों ने ये काम किया। नदियों में कूड़े फेंके गए। जिस शहर से वो नदी जा रही है, उस शहर में कूड़ा नदी में फेंका गया। ठीक है। और वो इस तरह से एक एक करके इकट्ठा होता गया। और क्या, रिलीजिंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज वाटर इनटू द रिवर। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए गए और सीवेज का वाटर, यानी कि जिसको हम कहते हैं गंदे नालियों का पानी, डायरेक्ट नदियों में छोड़ दिया गया। और एक बहुत बड़ा कारण बना थ्रोइंग ऑफ डेड बॉडीज इनटू द रिवर, है ना। क्योंकि जब व्यक्ति मर गया, मृत हो गया, तो क्या, गंगा नदी में बहा दो। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, गंगा नदी में आप फेंक दीजिए। लेकिन ये नहीं सोचा गया कि जो डेड बॉडी गंगा नदी में डाल दी गई है, वो वहां पे उस नदी के अंदर ही डिकम्पोज होगी। उसके कारण उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी और उस कारण से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। और उससे क्या होगा, वहां में ऑक्सीजन की मात्रा जो है नदी में कम होती जाएगी और पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा। हर शहरों से जहां से भी ये नदी क्रॉस करती गई, खास तौर पे ये किया गया गंगा नदी। क्यों? क्योंकि वो पवित्र नदियों में से एक है, तो इसलिए वहीं पर सबका उद्धार होना था। तो डेड बॉडीज को भी, मृत शरीरों को भी गंगा नदी में ही फेंका जाने लगा। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि जहाँ पे वो हो रहा है, मृत कोई जैसे लावारिस लाश होती है ना, जिसको कोई लेने नहीं आता है, उसको क्या करते हैं, प्रशासन के द्वारा ही ये काम किया गया, डायरेक्ट नदियों में फेंक दिया गया, है ना। तो उससे क्या होता है, प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके अलावा नॉर्मल जो हम सभी को पता है, वॉशिंग, बेदिंग एंड डिफिकेटिंग नियर द शोर्स ऑफ द रिवर, नदी के आसपास कपड़े धोना, जिसमें डिटर्जेंट का पूरे तरीके से यूज किया जा रहा है, नहाना जिसमें साबुन का, नॉर्मल गंगा नदी में उसके पानी से ही नहाने से नहीं नुकसान है। नहाने से नुकसान तब है जब बहुत ज्यादा स्तर पे नहाया जा रहा है साबुन लगा के, और वहां पे डिटर्जेंट का, यानी कि डिटर्जेंट्स का यूज भी जो है गंगा नदी को, अब जिस शहर से गुजर रही है, हर नदी के बगल में बहुत सारी बस्तियां, बहुत सारे लोग आके बस जाते हैं, तो उनका दैनिक कार्य जो है, नहाना, धोना और सारी चीजें सब उसी नदी के किनारे कर रहे हैं। तो उससे भी क्या हो रहा है, नदी के किनारों पर ये कार्य होने से भी रिवर गंगा जो है क्या हो गई, पॉल्यूटेड, क्या हो गई, प्रदूषित होने लगी। और ये एक कारण ये भी रहा, थ्रोइंग फ्लावर्स एंड आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इनटू द रिवर। हम लोग पूजा पाठ करते हैं देवताओं और देवियों की, और उनकी मूर्तियों को यूज होने के बाद नदी में ही फेंक दिया जाता है। बहुत पूजा पाठ की जो भी सामग्री बची, उसको नदी में ही कहते हैं कि विसर्जित कर दिया गया,
उसको नदी में ही विसर्जित कर दिया गया। इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे फूल हैं, फूल यूज हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उसको पानी में ही डालें। आप चाहें तो उसको कंपोस्ट की तरह बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको खाद बनाने में यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को बचपन से ही सिखाया गया है कि जो भी पूजा पाठ की सामग्री है वो नदी में विसर्जित करनी है, और वो नदी कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। यानी कि टारगेट कौन हो गया? गंगा नदी टारगेट हो गई। ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा। उसके बाद डंपिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस सच एज पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर। यानी कि अब अभी तक तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जैसे फ्लावर्स हैं, ये तो बायोडिग्रेडेबल हैं, ये किसी तरह से खत्म हो जाएंगे पानी में। लेकिन पॉलीथीन बैग्स जो खत्म नहीं होते हैं, उनको भी नदियों में फेंका जाने लगा। तो कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स रहे, इन कारणों के बारे में सबको पता है ना। कोई नया कारण मैंने नहीं बताया कि जो नया चीज आई हो, ये सबको पता है। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि कूड़ा कचरा नदियों में नहीं फेंकना चाहिए, और किस बढ़े हुए स्तर पे ये काम हुआ है, जिससे नदी जो है वो प्रदूषित नदियों की कैटेगरी में आ गई। तो कुछ ये कॉमन फैक्टर्स रहे दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग द रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। विदेशों में जो नदियां हैं वहां पे इस तरीके से गंदगी नहीं फैलाई जाती है, तो इसलिए हमारे देश की नदियां हैं जो हमने अपनी नदियों को पूजा पाठ के लिए, धर्म कर्म के कार्यों के लिए भी उसका यूज नहीं किया, मिस यूज किया। हम ये कह सकते हैं हमने उसका उपयोग नहीं किया। भगवान ने, प्रकृति ने हमें जो उपहार स्वरूप ये नदियां दी, हमने उनका दुरुपयोग किया, और इस दुरुपयोग के कारण क्या हुआ? नदियां जो हैं वो प्रदूषित होती चली गई। अब स्टडीज ये बता रही हैं कि उनका अस्तित्व खतरे में। तो उनका अस्तित्व का मतलब ये नहीं कि नदी बहनी बंद हो जाएगी। अस्तित्व खतरे में होने से मतलब है कि उसके पानी में वो क्वालिटी नहीं रहेगी जिसमें वो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जीव जंतुओं का पोषण कर सके, है ना। तो फैक्ट्रीज जो हैं नदी के किनारे जो बसी हैं, उसमें भी इंडस्ट्रियल वेस्ट को उसमें ड्रेन आउट कर दिया गया। बहुत सारे जहरीले रसायन नदियों में डाले गए। तो इससे क्या हुआ? दिस मेक्स द वाटर ऑफ द रिवर अनफिट फॉर यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जीवित, जो भी कह सकते हैं कि जहां पे जीवन खत्म होने लगा, है ना, इस नदी के पानी में जीवन खत्म होने लगा। तो इन ऑर्डर टू एड्रेस ऑल द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम्स, ये जो ऊपर हमने समस्याओं के बारे में चर्चा करी, इसके बाद एक द गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान नाम से एक परियोजना लॉन्च की गई। कौन से सन में? 1985 में, विद द पर्पस ऑफ रिवाइविंग द रिवर, जिससे हम अपनी नदी को वापस पा सकें। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई, और जिसको हम गंगा कार्य परियोजना कहते हैं, गंगा एक्शन प्लान के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि इससे क्या कोशिश की गई कि गंगा नदी का जो पुराना अस्तित्व है उसको वापस लाया जा सके। लेकिन इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इसके कारण ये जो बहुत, इस नदी को हम नॉर्मल नदी नहीं कह सकते हैं, साधारण नदी नहीं कह सकते, ये हमारे देश की महाशक्तिशाली नदी रही। तो इसको बहुत ज्यादा हानि, बहुत ज्यादा नुकसान पहले ही पहुंचाया जा चुका है। हाउएवर अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन के मतलब शहरीकरण हो रहा है, जो अनप्लैन्ड, बिना किसी प्लानिंग के शहरीकरण जो होने लगा और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, ये बहुत ज्यादा हमारी नदी को पहले ही नुकसान पहुंचा चुकी है। तो इसके बाद अब इस समय द पॉल्यूशन इन द रिवर गंगा इज हार्मिंग द डॉल्फिन्स present in the river and their numbers are seen to be gradually declining। हमारे देश की जो रिवर डॉल्फिन है, गंगा रिवर डॉल्फिन, वो बहुत ज्यादा नुकसान में आ गई, है ना। तो कंजर्वेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, उसके लिए अब क्या करना होगा, क्या तरीके हैं, जिससे हम लास्ट में चर्चा हम यही करेंगे कि व्यक्तिगत तौर पे हम क्या कोशिश कर सकते हैं। ये सारी कोशिशें तो किसके द्वारा की जा रही हैं? सरकार के द्वारा।
वाटर इज अ प्रेशियस रिसोर्स। आप सबको पता है कि बहुत ज्यादा मतलब उसके लिए आप बहुत ज्यादा पे नहीं करते हैं, लेकिन क्या पानी को जब आप बॉटल में खरीदते हैं तो पे नहीं करते। पानी के लिए आपको उसी बॉटल का एक एक बॉटल 80 रुपीज की भी मिल रही है ना। केवल गंगा नदी से पानी भर के हिमालयन वाटर के नाम पे बॉटल्ड वाटर बिक रही है। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि पानी बिकता नहीं है या पानी आपको फ्री में अवेलेबल है। तो अभी भी होश में आने की जरूरत है हम सभी नागरिकों को जो हमारे भारत देश में हैं, कि जो नदियां हैं उनका अगर हम सम्मान नहीं करेंगे, जैसे समय है बच्चों, समय का अगर हम सम्मान नहीं करते तो समय भी हमारा सम्मान नहीं करता है। इसी तरह से हर नेचुरल रिसोर्स जो हमें प्रकृति द्वारा दी गई है, अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो आगे चल के वो भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, है ना। तो किस तरह से हम इसके प्योरिफिकेशन को, किस तरह से इसको बचाया जाए, ये कोशिश करनी। उसके लिए कौन कौन से तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द वेरियस मेथड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड टू सेव वाटर। सेव वाटर, क्या ऐसे तरीके हैं जिससे हम अब पानी को बचा सकते हैं। तो ट्रिपल आर का फॉर्मूला हम लागू कर सकते हैं। वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये 3 तरीके हैं जहां पे हम पानी के उपयोग को कम कर सकते हैं, इस तरीके से पानी का यूज हो कि दोबारा से उसको यूज किया जा सके, यानी रीयूज किया जा सके, और उसको ट्रीटमेंट करके रिसाइकिल किया जा सके, यानी कि R3 का फॉर्मूला लागू करेंगे। दिस कैन बी प्रैक्टिस्ड इजीली एट होम्स। ये व्यक्तिगत तरीके हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम व्यक्तिगत तौर पे। रीयूजिंग द वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन। ये कुछ ऐसे नॉर्मल तरीके हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं, जिससे हम पानी की बचत कर सकें और पानी को खराब होने से बचा सकें। रीयूजिंग द वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन। आपके रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले जो पानी है, जिसको हम वेस्ट वाटर समझते हैं, उसको इस तरीके से उसका पाइप सेट किया जाए कि वो पानी जो है कहाँ चले जाए, गार्डन में चला जाए। क्योंकि हम वहां पे सब्जियां धोते हैं, किचन में हम सब्जियां क्लीन करते हैं, हम दाल चावल पकाने से पहले धुलते हैं, तो वो पानी कैसा होता है, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशियस, ठीक है, कुछ न कुछ पोषक तत्व उस पानी में जरूर जाते हैं हमारे धुलते समय। तो रीयूजिंग द वेस्ट वाटर, जिसको हम वेस्ट वाटर समझ रहे हैं, जिसको हम ऐसा पानी समझ रहे हैं जो यूज का नहीं है, अब उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, तो उसका पाइप हम कुछ इस तरीके से लगाएं कि वो पाइप जो है वो गार्डन में चले जाए या प्लांट्स में आप उसको पहुंचा सकें। गार्डन में नहीं जा सकता तो कोई ऐसी जगह बनाए जहां पे वो पानी इकट्ठा हो, उससे आप खेत में, अपने गार्डन में, अपने बगीचे में, अपने गमलों में उस पानी को डाल सकें, ठीक है। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा, छोटे छोटे प्रयास से ही बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार कोशिश करके देखिए बच्चों, इन अ सिंगल डे हमारी 500 लीटर, 1000 लीटर की टंकी खत्म होती है किचन में, तो वो पानी क्या होता है, वेस्ट, उसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, है ना। अपने पेड़ पौधों को सींचने के लिए अपने बगीचों में वही पानी पहुंचा सकते हैं और बहुत सारे तरीकों से उसको हम यूज कर सकते हैं। टर्निंग द टैप ऑफ व्हाइल ब्रशिंग और शेविंग। जब हम अपने दांतों में ब्रश कर रहे होते हैं या हम शेविंग कर रहे होते हैं, तो उस समय पे भी टैप को लगातार चलते नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। उसको बंद, आपने पानी को यूज किया और उसके बाद टैप को बंद कर दिया, फिर यूज किया, फिर टैप को बंद कर दिया। टैप को बंद करने से पानी फालतू जिसको कहते हैं वो बहता नहीं है। ये व्यक्तिगत प्रयास हैं जो हम खुद से कर सकते हैं। चेकिंग फॉर लीकी टैप्स एंड फिक्सिंग देम अप। कुछ ऐसे घर में टैप्स लगे होते हैं, नल लगे होते हैं कि जिससे लगातार पानी जो है वो बहता रहता है। बहता रहता है इन द सेंस
लीक करता रहता है, तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं जिससे पानी की वेस्टेज को रोका जा सके। और ये जो कोशिशें जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये हर बच्चा अपने घर में अपना सकता है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा नहीं पर थोड़ा, जितना अपना थोड़ा बहुत व्यक्तिगत योगदान हम जरूर कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बारिश के पानी को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। हम अपने बारिश के पानी को भी बचा सकते हैं। यूजिंग इम्प्रूव्ड फार्मिंग एंड इरिगेशन टेक्निक्स, हम खेती के लिए और सिंचाई के लिए नए नए जो साधन हैं उनका यूज कर सकते हैं जिससे हम पानी की बचत कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन ऑफ वाटर, पानी को प्रदूषित होने से व्यक्तिगत तौर पे हम बचा सकते हैं। उसके लिए कोशिशें करनी होंगी, हर एक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत प्रयास करना होगा, तभी जाके ये काम संभव हो सकता है। कंजर्विंग एंड रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की कंजर्विंग और रिप्लेनिशिंग जरूरी है। और इसके लिए क्या, हम जैसे पानी का यूज करते हैं तो कुछ ऐसे कोशिश किया जाए कि जो पानी जैसे बारिश का पानी है उसको चाहें तो हम वापस से ग्राउंड में पहुंचा सकते हैं। प्रॉपर रिमूवल ऑफ सिल्ट फ्रॉम वाटर बॉडीज, वाटर बॉडी से प्रॉपर रिमूवल सिल्ट का किया जा सकता है। प्रिवेंटिंग कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों का कटना भी, उसको भी रोकने की जरूरत है। और उसके बाद रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग वाटर, यानी कि एक पानी, मान लीजिए आपके पास एक बकेट पानी है तो उसका हम रीयूज, मतलब एक बार यूज करने के बाद जहां जहां पे दोबारा वो यूज हो सकता है वहां वहां पे उसको दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है ना। तो स्थिति को आप सभी ने समझा कि कितना ज्यादा भयावह स्थिति है। इसके लिए मैंने जब आप रिवर गंगा का एक केस स्टडी हमने लिया तो उसमें हमने विशिष्ट एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिया जिसमें हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इसका सबसे ज्यादा, ये मैं नहीं कह रही, ये स्टडीज कह रही हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं कि कानपुर में जो हमारी गंगा नदी का स्ट्रेच है वहां पे सबसे ज्यादा प्रदूषित फैलाव है उस नदी का। और कानपुर क्यों है ऐसा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में से ये एक है। यहाँ पे आप लोगों को नदी में नहाते हुए, कपड़े धोते हुए, मल मूत्र त्यागते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे कूड़ा करकट, फल, पूजा सामग्री और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उनको नदियों में ही फेंक दिया जाता है ना। तो वहां पे नदी में पानी की मात्रा बहुत कम है, नदी का प्रवाह मतलब उसका जो फ्लो है, नदी के बहने का जो फ्लो है वो भी कम है। लेकिन कितने, आप सोच नहीं सकते, 5000 से ज्यादा तो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे, 5000 से ज्यादा ही होंगी। और इसमें फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, इसमें वहां पे चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, वहां पे पेंट की फैक्ट्रियां हैं, वहां पे कॉटन इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि वो इंडस्ट्रियल शहर है ना। तो वहां पे बहुत ज्यादा केमिकल्स का, हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल और वो भी टॉक्सिक केमिकल्स, ये आपका नदी में डायरेक्ट ही भेज दिया जाता है। तो इससे नदी के जल के प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी, मतलब क्या रिस्पॉन्सिबल है, वो गंगा नदी की। अगर हमें पुरानी गंगा नदी शुद्ध जो थी उसको पाना है वापस, तो उसके लिए किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, है ना। आपका बहुत सी इंडस्ट्रियल इकाइयां हैं जो केमिकल्स को रिलीज करती हैं नदियों में, जिससे जल प्रदूषण होता है और उसका लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये उद्योग, ये इंडस्ट्रीज जो है ये पानी को क्या कर देती हैं, बहुत ज्यादा प्रदूषित कर देती हैं। एक अगर थोड़ा बहुत हो तो पानी बहा ले जाता है, लेकिन जब लिमिट इतनी ज्यादा क्रॉस कर जाए तो पानी भी क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पोल्यूटेड ही हो जाएगा और उसका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो ये केमिकल्स रिलीज कर दिए जाते हैं नदी में, इसमें बहुत ज्यादा होता है क्या, टॉक्सिक केमिकल्स में आर्सेनिक,
लेड, फ्लोराइड, ये सारे ये जानवरों में, जो जानवर वहां पे पानी पीने पहुंच जाते हैं उनमें भी ये टॉक्सिक केमिकल्स, क्योंकि जानवर पानी पीने अगर पहुंचे नदी में तो उनमें भी, उनके शरीर में भी ये चला जाता है। तो इसे रोकने के लिए अब गवर्नमेंट ने कुछ अधिनियम बनाए हैं, है ना। इसके अनुसार क्या, इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ जो भी वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उसको नदी में ड्रेन करने से पहले ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए इसका, ठीक है। लेकिन ये नियम बनाए गए हैं, लेकिन उस पर प्रॉपर चेक नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज सही जैसे कोई नियम बना दिया जाता है तो क्या वो नियम कंप्लीट तौर पे फॉलो होता है। तो अगर फॉलो हो रहा होता तो प्रदूषण का लेवल इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, यानी कहीं ना कहीं उसका उन नियम जो बनाए गए सरकार के द्वारा वो फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, जब किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। कोई नियम बनाया जाता है किसी अच्छी चीज के लिए, तो अगर वो नियम का पालन आप नहीं कर रहे तो उससे दुष्परिणाम सामने आते हैं। और अब गंगा नदी प्रदूषित नदियों की कैटेगरी में आ गई है, तो ये दुष्परिणाम हमारे सामने है। और इसके लिए जैसे हमने इसी अपनी क्लास में चैप्टर नंबर 1 हमने फसलों के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो आपके वीडिसाइड्स हैं, जो आपके उर्वरक हैं, ये कितने ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये रसायन होते हैं, ये पानी में घुल करके खेतों से कहाँ पहुंच जाते हैं, नदियों में, नालों में, और ये अंडरग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित कर देते हैं। इसीलिए इस समय किस प्रकार की खेती पर बल दिया जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बल दिया जा रहा है, जहां पे इस तरीके के रसायन युक्त उर्वरकों का प्रयोग जो है वो थोड़ा कम किया जा सके, है ना। आप सभी ने, मैंने चर्चा की थी कि नदियों को तालाबों में जो ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर दिखाई पड़ता है वो क्यों होता है, इन्हीं शैवालों के कारण होता है ना, जो बहुत तेजी से फैल जाते हैं। तो अब कुछ चैप्टर को पढ़ने में आपने आंकड़ों पे ध्यान दे लिया सब चीज, लेकिन चाहे वायु प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण हो, व्यक्तिगत तौर पे हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए हमने चर्चा की। व्यक्तिगत तौर पे कुछ ये पॉइंट्स के बारे में बातचीत हुई कि जिससे आप पर्सनल लेवल पे हम अपने पानी को बचा सकते हैं। उसके कुछ तरीके, जैसे कि किचन में यूज होने वाले पानी को हम रीयूज कर सकें, उसको हम सिंचाई के काम में ला सकें, अपने किचन गार्डन में जो पौधे हैं उनमें उस पानी को डाल सकें, और वो पोषक पानी होता है ना। नो डाउट, जब आप सब्जियों को धोते हैं, दाल चावल को धोते हैं, तो कुछ न कुछ पोषक तत्व जो है वो पानी के साथ ड्रेन आउट हो जाते हैं, तो वो पानी जो है वो नॉर्मल पानी से थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा होगा, तो उसको आप पौधों में सिंचाई कर सकते हैं। दिन भर पानी, अगर आप कोई जितना पानी की जरूरत है उतना पानी टैप को खोलने के बाद टैप को आप बंद कर सकते हैं। आप लीक जहाँ पे हो रहा है पानी, उसको आप फिक्स कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। सिंचाई के जो नए अत्याधुनिक तरीके हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यक्तिगत तौर पे आप क्या कर सकते हैं कि नदियों के पानी में कूड़ा कचरा अपनी तरफ से फेंकना बंद कर सकते हैं, और लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं कि ऐसा करना जो है वो नुकसानदायी है, बहुत ज्यादा खराब है, जिससे पानी प्रदूषित हो रहा है। तो मान लीजिए आपने 4 लोगों को बताया, तो हो सकता है एक आदमी तो मान ही ले कहना, है ना। इसी तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम रिसाइकलिंग और रीयूजिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ पर्सनल तरीके हैं जिससे हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने वाटर पॉल्यूशन के बारे में जाना, और ये जाना कि जल का प्रदूषण समस्त लोगों के लिए चिंता का विषय है और इसमें ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें हम लोगों ने कुछ पर्सनल तरीके हैं जिस पे चर्चा की, और ये उपाय अगर आप अपनाएंगे तो ज्यादा नहीं तो थोड़ा फर्क तो जरूर पड़ेगा। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।